एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस फिजिक्स का एक और नया टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक होने वाला है ध्वनि यानी कि साउंड। और आप लोगों को पता है कि ये जो मेरे नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्लासेस जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, वे एनसीईआरटी और आरबीएससी को कंप्लीट जो है वो ध्यान में रखकर ही बनाती हूँ। तो आज का हमारा ये जो सोर्स है इसके नोट्स का, तो वो एनसीईआरटी की बुक है, और क्लास 8th और 9th क्लास की बुक में इस टॉपिक को अच्छे से दिया हुआ है। तो वहां से मैंने इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया है, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ध्वनि। ध्वनि यानी कि साउंड। साउंड होता क्या है? वस्तुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कोई भी वस्तु है उसमें ध्वनि कब उत्पन्न होगी? जब उसमें कंपन होगा। तो ध्वनि के लिए कंपन का होना जरूरी है। कंपन क्या होता है? तो कंपन किसी वस्तु की अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होने वाली गति को हम लोग कंपन कहते हैं। मान लीजिए ये कोई डोरी है, मान लीजिए कि ये कोई डोरी है। अब इस डोरी में क्या होगा? इस डोरी को अगर हम लोग इस डोरी को ऊपर खींच रहे हैं, फिर नीचे खींच रहे हैं, तो ऊपर खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, तो वो कंपन करेगी। कंपन करेगी तो उसमें क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। तो कोई भी चीज है, अगर हम लोग आवाज निकाल रहे हैं तो भी, या फिर कोई भी वस्तु जो ध्वनि करती है, तो वो अपने जिस स्थिति में होती है उसके ऊपर नीचे वो क्या करती है? गति करती है, कंपन होता है जिसके कारण, और उसी की वजह से हमारा साउंड जो है वो निकलता है। मानव के वाक तंतुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी मानव जो होता है उसका जो वोकल सिस्टम होता है, वाक तंतु होते हैं, उसके माध्यम से कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम लोग प्रकार देख लेते हैं कि ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है श्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग सोनिक साउंड भी बोलते हैं। ऐसी ध्वनि जिसको मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य की श्रव्य आवृत्ति परास जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पर HZ है जिसको हम लोग हर्ट्ज कह रहे हैं। दूसरा आ रहा है अपश्रव्य ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है इंफ्रासोनिक साउंड। क्या होता है? अपश्रव्य ध्वनि का मतलब होता है इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग है जिसे हम सुन नहीं सकते। यानी कि 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और कुछ जंतु भूकंप से पहले ही यह भांप लेते हैं कि कोई दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि वे अपश्रव्य तरंगों को सुनते हैं। क्योंकि अपश्रव्य तरंगें बहुत धीमी होती है। जब कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है तो वो धीमी धीमी तरंगें पहले से उत्पन्न होती है। तो कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उन ध्वनि तरंगों को सुन लेते हैं। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप से पहले कुछ प्रगाती तरंगे आती है जो निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करती है, जो उन जंतुओं को सावधान कर लेती है। इसकी वजह से उनको पहले ही पता हो जाता है कि अभी कुछ प्रकृति जो है वो कुछ हलचल करने वाली है। इन तरंगों को जानवर सुन सकते हैं, जैसे व्हेल मछली को पता चल जाता है, हाथी, गेंडा, इन सभी को पता चल जाता है। बल्कि हाथी व व्हेल होते हैं वो भी अपश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक साउंड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे कुत्ते, चमगादड़, बिल्ली, डॉल्फिन, चिड़िया पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। यानी ये सारे के सारे जानवर जो है वो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। आगे एक नोट पॉइंट कि चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि ही उत्पन्न करते हैं और उसी की सहायता से उड़ पाते हैं। ये चमगादड़ वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि चमगादड़ जो होता है वो किस प्रकार के ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं, या चमगादड़ को उड़ने में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे सहायता करती है। तो वो हो जाती है पराश्रव्य तरंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग कहाँ करते हैं। तो सोनोग्राफी में करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में करते हैं। इसका उपयोग प्राय उन वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है जिन तक नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे सर्पिलाकार नली हो गया, विषम आकार की पुर्जे हो गए, यानी हमारे शरीर के ऐसे अंग जहां तक पहुंचना संभव नहीं होता है, तो वहां पर पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के सहायता से उन सारे अंगों को चेक भी किया जाता है, और वहां पर जो भी छेड़छाड़ करनी है, चाहे उसको साफ करना है, चाहे उसका ऑपरेशन करना है, तो ध्वनि तरंगों के माध्यम से करते हैं। हवाई अड्डों पर धुंध को दूर करने में, धातु के इलाकों में दरारों व अन्य दोषों का पता लगाने में, गुर्दे की पथरी को बारीक बारीक कणों में तोड़ने में, और इकोकार्डियोग्राफी में।
आगे देख लेते हैं एक और नोट पॉइंट कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और दाब का इस पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर तो बढ़ेगी ध्वनि की चाल, लेकिन दाब का ध्वनि के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे सोनार क्या होता है, SONAR से जिसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर स्थित जैसे समुद्र हो गया या फिर आप लोगों के जो बड़े बड़े महासागर वगैरह होते हैं, उनमें एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा जल में किसी कोई भी पिंड है, उसकी दूरी, उसकी दिशा, चाल मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके अलावा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, डूबे हुए जहाजों का पता लगाने में और पानी की गहराई में जो भी चट्टानें होती है, घाटियां होती है, हिमखंड होते हैं, वह पनडुब्बियों को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे एक और हम लोग नोट पॉइंट देख रहे हैं। चमगादड़ अंधेरी रात में उच्च तारत्व की पराश्रव्य तरंगे तरंगे उत्पन्न करता है। भाई चमगादड़ जो होता है वो पराश्रव्य तरंगे तो उत्पन्न करता है, लेकिन किस प्रकार की, तारत्व कैसा होता है, उसका तारत्व उच्च होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखना। आगे देख लेते हैं हम लोग ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता किसको बोलते हैं। ध्वनि की ऊर्जा के कम या अधिक होने से ध्वनि में हुए परिवर्तन या अंतर को ही ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता कहते हैं। क्या पूछा बोला है यहाँ पर कि ध्वनि की ऊर्जा के कम या अधिक होने से, ध्वनि की ऊर्जा जब या तो कम हो जाए या अधिक हो जाए, से ध्वनि में भाई ध्वनि की ऊर्जा कम या अधिक होगी तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ अंतर आएगा, तो उसी अंतर को या उस परिवर्तन को ही हम लोग उसकी प्रबलता या तीव्रता कहते हैं। कम ऊर्जा वाली ध्वनि क्षीण ध्वनि कहलाती है और अधिक ऊर्जा वाली ध्वनि को प्रबल ध्वनि कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ध्वनि संचरण क्या होता है। देखिए, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो माध्यम के कणों की गति, यानी माध्यम के कण कैसे है, ठोस है, द्रव्य या गैस है, इन पर डिपेंड करती है कि ध्वनि किस प्रकार से चलेगी। पर निर्वात में तो ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ध्वनि तरंगे उसका माध्यम कैसा है, ठोस है, द्रव्य, गैस है, उन तीनों पर निर्भर करता है कि सामने वाली वस्तु माध्यम कैसा है, उस हिसाब से ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होता है, कण एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गति नहीं करते हैं, यानी कि ध्वनि के जो कण होते हैं वो कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। यानी कि अपनी माध्य स्थिति के, यानी जो उनकी जैसे मान लीजिए कोई भी कण है, ध्वनि का कण है, तो वो कण जो है वो स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, बल्कि मान लीजिए ये जो कण है, जैसे ये कण है, तो इस कण ने अपनी एनर्जी इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इस तरीके से जो है वो अपनी एनर्जी ये आगे देते रहते हैं। कण खुद गति नहीं करते, अपनी ही स्थिति के आगे 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 कंपन करते रहते हैं। ध्वनि की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है, यानी प्रकाश की चाल अधिक होती है और ध्वनि की चाल कम होती है। जब हम ठोसों से गैसीय अवस्था की ओर आते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है, यानी ठोसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में कभी भी ध्वनि संचरण नहीं होता है। ध्वनि संचरण माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, जैसे माध्यम के गुण जैसे प्रत्यास्थता, घनत्व, आर्द्रता, तापमान, यानी कि ध्वनि का संचरण कैसा होगा तो वो भी डिपेंड करती है प्रत्यास्थता पर, घनत्व पर, आर्द्रता पर, तापमान पर। और ध्वनि जो होती है वो डोरियों में भी चल सकती है। ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम, और गैस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गैस आ जाएगा, यहाँ पर द्रव नहीं आएगा, यहाँ पर गैस हो जाएगा, गैस में सबसे कम होती है। आगे हम लोग देखेंगे कारण क्या है कि ठोसों में कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। भाई ठोस जो होते हैं उनमें ध्वनि का संचरण सर्वाधिक होता है, तो इसका क्या रीजन है कि ठोसों में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जिससे कणों में कंपन तीव्र गति से होता है। अधिक प्रत्यास्थ ठोसों में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कि ठोस में तो सर्वाधिक होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं, द्रवों में उससे कम और गैसों में उससे कम। लेकिन ऐसे ठोस जो बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ है, बहुत ज्यादा कठोर है, तो उनमें ध्वनि का वेग और ज्यादा अधिक होगा। आगे एक नोट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, यानी कि जो अंतरिक्ष पर जो लोग जाते हैं वो चंद्रमा पर हम लोग देखते हैं कि वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, और जहाँ निर्वात होता है, जहाँ वायुमंडल नहीं होता है, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई गैसेस नहीं होती है, तो वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ध्वनि तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट भी है और बार बार एग्जामिनेशन में रिपीटेटिवली तरीके से पूछी जाती है। सबसे पहली आ जाती है आप लोगों की तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ।
क्या होती है वेवलेंथ? देखिए वेवलेंथ जो होती है वो इस तरीके से, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे पहले ये पास 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 बहेगी, फिर ऐसे दूर 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 दूर, ठीक है, फिर वापस ऐसे पास 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 पास, फिर वापस ऐसे दूर दूर। तो ये जो पास वाली चीज होती है ना उसको बोलते हैं संपीड़न, और ये जो दूर वाली चीज होती है इसको बोलते हैं विरलन। इतना समझ में आ गया? बस यही आप लोगों के तरंग दैर्ध्य है। अब इसको हम लोग एज अ डेफिनेशन देख लेते हैं। जब ध्वनि तरंग माध्यम में गति करती है तो घनत्व व दाब में उतार चढ़ाव होता है। भाई जब ध्वनि तरंगे कोई भी माध्यम में गति करेगी तो घनत्व और दाब में ऑब्वियसली उतार चढ़ाव होगा। उच्च दाब और अधिक घनत्व हो तो ऐसा क्षेत्र संपीड़न होगा, यानी कि जहां पर नजदीक नजदीक होते हैं। क्या होता है यहाँ पर? घनत्व व दाब अधिक होता है तो संपीड़न, जहां कम दाब कम घनत्व वो विरलन होता है। यानी कि ध्वनि तरंग में सतत रूप से यानी एकांतर क्रम में संपीड़न व विरलन होते रहते हैं। यानी पहले संपीड़न होगा, फिर विरलन, फिर वापस संपीड़न, फिर वापस से विरलन। और दो क्रमागत संपीड़न और विरलनों की जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न व विरलनों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य यानी कि तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ ना उल्टा वाई, जिसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्ध्य को, और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर यानी कि एम होता है। आगे देखेंगे हम लोग आवृत्ति, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? देखिए प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को इससे प्रदर्शित करते हैं, ये वी बना के, और वी को थोड़ा मुंह टेढ़ा कर लो, ठीक है, टेढ़ा वी एक तरीके से, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। जितने कंपन किए हैं, कंपन कितने किए हैं, कुल कंपनों की संख्या और कुल उसमें लगा समय, आवृत्ति ही कहलाता है। यानी कि कितने कंपन उसने किए हैं और उसमें कितना समय लगा है, इन दोनों का भाग देने पर हम लोगों को आवृत्ति मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका मात्रक देखेंगे। यहाँ इसका जो मात्रक है वो भी हर्ट्ज होता है, और यह जो नाम है वो जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया। एक हर्ट्ज जो होता है वो, जैसे कि यहाँ पर पहले आप लोग ड्राइंग देख लीजिए एक, कि अगर कोई भी ध्वनि तरंग है, अगर वो इतनी दूर दूर तरीके से अगर वो कंपन करती है तो कम आवृत्ति होती है, और अधिक उस प्रकार की ध्वनि तरंगे जो होती है वो इस प्रकार से अगर कंपन करती है तो वो अधिक अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। इतना समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं हम लोग। एक हर्ट्ज जो होता है वो एक सेकंड की पावर -1 के बराबर होता है, यानी इसका मात्रक। एक हर्ट्ज जो होता है वो एक दोलन प्रति सेकंड, एक यानी एक हर्ट्ज तो एक दोलन हुआ एक सेकंड में, 15 हर्ट्ज यानी 15 दोलन हुए प्रति सेकंड में, एक सेकंड में 15 दोलन। 20 हर्ट्ज है तो 20 दोलन, 50 हर्ट्ज है तो 50 दोलन, जितने दोलन उतने हर्ट्ज। अब हम लोग देख लेते हैं आवर्तकाल क्या होता है, पीरियड क्या होता है। तो आवर्तकाल क्या होता है? देखिए, ऊपर ऊपर की दूरियां आप लोगों को दिख रहा है, तो ये जो ऊपर वाली जो दूरी है ना, इसको कंप्लीट, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। यानी कि आवृत्ति का व्युत्क्रम, जो आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है वही आवर्तकाल कहलाता है। अर्थात एक कंपन या दोलन में लगा हुआ समय, यानी एक कंपन करने में या एक दोलन करने में, जैसे एक कंपन करेगा तो ये नीचे से ऊपर आया, तो वापस नीचे से ऊपर आया, तो एक कंपन किया ना, एक कंपन यहाँ पे, एक कंपन यहाँ पे, तो इसमें जिसको जितना समय लगा है वो इसका आवर्तकाल होता है, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं 1/t, और इसका मात्रक होता है सेकंड। सूत्र याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब हम लोग देखेंगे आयाम क्या होता है। आयाम एम्पलीट्यूड के नाम से इसको जानते हैं। आयाम का मतलब होता है अधिकतम विस्थापन। जैसे कोई भी एक ध्वनि तरंग है तो ये ऊपर गई, अभी ऊपर कहाँ तक गई, मान लीजिए यहाँ तक गई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, जितनी वो अधिकतम विस्थापन करेगी, ठीक है, मध्य स्थिति और मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। यहाँ पर देखिए, मध्यमान स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम का मात्रक भी मीटर होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं प्रबलता क्या होती है। किसी भी ध्वनि का तेज या धीरे सुनाई देना प्रबल होता है, प्रबलता कहलाता है। मृदु ध्वनि का आयाम कम, प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है, एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रबलता को हम माप नहीं सकते हैं। सामान्य श्वास लेने की प्रबलता 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट करते हैं तो 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत करते हैं तो 10 डेसिबल, वयस्क यातायात व्यस्त, यहाँ पर वयस्क नहीं होगा, व्यस्त होगा, व्यस्त यातायात होता है तो 70 डेसिबल, और औसत फैक्ट्री होती है ना, औसत फैक्ट्री होगी तो वहां पर 80 डेसिबल का जो है वो आप लोगों के पास में
जो प्रबलता होगी, ठीक है, प्रबलता होगी उसकी। अब हम लोग एक और नोट पॉइंट देख लेते हैं, जो रीट 2012 में पूछा गया सवाल है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होते हैं, यानी औसत फैक्ट्री में से लगभग जो है वो 80 डेसिबल तक की ध्वनि होती है, तो हम लोग सामान्यतः सुन सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा की ध्वनि अगर उत्पन्न हो तो वो हमारे लिए कष्टदायक होती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनुष्य के लिए सर्वाधिक ध्वनि जो है वो 45 जो डेसिबल है वो फिक्स करी गई है। दूरी के साथ में प्रबलता कम हो जाती है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रबलता कम हो जाएगी। दूरी बढ़ने के साथ हमारी सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं, बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं, तो और वो आपस में बोल रहे हैं, तो क्या सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो प्रबलता दूरी बढ़ने के साथ में घट जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं, आई जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो यहाँ पर आई जो है वो प्रबलता है और आर जो है वो दूरी है। दूरी अधिक होगी तो प्रबलता कम हो जाएगी। यदि स्रोत समतल है तो प्रबलता दूरी पर निर्भर नहीं करती। समतल यानी स्ट्रेट है, तो अगर स्ट्रेट है तो वो दूरी जो है वो उस पर इतनी निर्भर नहीं करेगी प्रबलता पर। आगे देखेंगे हम लोग, यदि ध्वनि हवा की दिशा में चले तो प्रबल होती है और यदि विपरीत दिशा में चलती है तो दुर्बल। यानी ध्वनि अगर हवा की दिशा में ही चल रही है तो वो प्रबल होगी, और यदि विपरीत दिशा में चलती है तो दुर्बल होगी। आगे हम लोग एक और देख लेते हैं, तारत्व यानी तीक्ष्णता क्या होती है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, व कम आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व भी क्या क्या होता है, कम होता है। स्त्री और बच्चों की आवाज का तारत्व ज्यादा होता है, जिस कारण उनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। शेर की दहाड़ का तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट से कम होता है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता का तारत्व से कोई संबंध नहीं होता है, और ध्वनि की तीव्रता का मापन ऑडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, तरंग वेग यानी कि वेव वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तरंग के द्वारा एकांक समय में तय दूरी तरंग वेग कहलाती है। तरंग के द्वारा एकांक समय में तय दूरी तरंग वेग कहलाती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड यानी मीटर सेकंड की पावर -1। वेग वेग होता है चली गई दूरी और लिया गया समय। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देखिए v बराबर चली गई दूरी, दूरी कितनी है, लेमडा है, और बटा में t है। अब हम लोगों को पता है कि v जो होता है वो यहाँ पर देखिए, ये जो अगर मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊं तो v जो होता है वो, जैसे v होता है तो v को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, v होता है वो लेमडा और म्यू के बराबर होता है, ठीक है। v बराबर लेमडा बट्टा में म्यू होता है। अब ये म्यू जो होता है वो 1 में टी होता है, तो लेमडा की जगह लेमडा और मल्टीप्लाई में 1 में टी। तो यहाँ पर v बराबर कितना हो गया, v बराबर में लेमडा अपॉन में टी हो जाता है। म्यू बराबर में लेमडा मल्टीप्लाई v, क्योंकि म्यू जो होता है वो 1 में टी होता है। ये सूत्र और इनके बीच में संबंध आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक आधा सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की सतह ध्वनि की किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है, यानी प्रकाश की तरह ध्वनि जो होती है वो भी किसी भी ठोस या फिर द्रव की सतह से परावर्तित होती है। ध्वनि के बहुल परिवर्तकों के उपयोग यानी कि ध्वनि के जो परावर्तक होते हैं उनके उपयोग क्या क्या है। स्टेथोस्कोप यानी रोगी के हृदय की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। सिनेमा हॉल की छतों को गोलाकार इसी कारण बनाया जाता है ताकि ध्वनि परावर्तित हो सके व सुनाई दे सके। लाउड स्पीकर या मेगाफोन, हॉर्न, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों में उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण ये एक निश्चित दिशा में जाती है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिध्वनि यानी इको। किसी अवरोध से टकरा कर जब ध्वनि परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में जाती है, यानी एक ध्वनि है जब वो अपनी तरंगों के माध्यम से जब वो संचरित होती है तो किसी भी सतह से टकराएगी और परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में आ जाएगी। इसी को हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड, सोनार आदि के पराश्रव्य भी प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी हुई रहती है, अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय का अंतराल होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे अनुरणन यानी कि
रेवर्बरेशन किसको बोलते हैं? रेवर्बरेशन किसको बोलते हैं? रिवर्बरेशन किसको बोलते हैं? किसी बड़े सिनेमा हॉल में उत्पन्न ध्वनि जब बार बार दीवारों से टकराती है, परावर्तन होता है, तो काफी समय तक बना रहता है। यानी कि कोई भी बड़ा हॉल होता है तो हम लोग उसमें देखते हैं कि बार बार ध्वनि जो है वो रिपीट होती है, जैसे गूंजती है, जिसको हम लोग गूंजना बोलते हैं, तो काफी समय तक वो बनी रहती है, यानी बार बार परावर्तन होगा, जिसके कारण ध्वनि का स्थायी स्थायी हो जाती है और हम लोगों को वही ध्वनि बार बार सुनाई देती है। उसी को हम लोग अनुरणन कहते हैं। यदि किसी हॉल में अनुरणन काल 0.8 सेकंड हो तो वक्ता द्वारा किया जाने वाला भाषण श्रोताओं को स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। यानी कि हॉल के अंदर जो अनुरणन है उसका मान भी 0.8 सेकंड से कम होना चाहिए। अगर 0.8 सेकंड से भी ज्यादा अगर ध्वनि बार बार अनुरणित हो रही है तो वो जो स्पष्ट हम लोगों को भाषण जो है वो सुनाई नहीं देगा, बल्कि वो चीजें जो है वो बार बार रिपीट होगी। जिससे बचने के लिए क्या करते हैं, हॉल की दीवारों को मोटे सरंध्र पर्दों से ढक लेते हैं, हॉल की दीवारें खुरदरी बनाते हैं और अनुरणन को रोकने के लिए संगीत कार्यक्रमों के हॉल की दीवारों को ऐसा बनाते हैं कि वे ध्वनि तरंगों का अवशोषण कर ले। आगे हम लोग नोट पॉइंट देख रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति नियत ताप पर गैस के अणुभार पर निर्भर करती है। और ध्वनि तरंगों में विस्पंदन केवल आवृत्तियों के भिन्न भिन्न होने पर ही होता है। ध्वनि तरंगों में विस्पंदन होता है जो केवल आवृत्तियों के भिन्न भिन्न होने पर होता है। अगर आवृत्ति अलग अलग होगी तो इसमें विस्पंदन होगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि वाद्य यंत्र और कौन से वाद्य यंत्र में कौन सा भाग जो है वो कंपित होता है। जैसा ढोलक हो गया तो ढोलक का पर्दा कंपित होता है, गिटार की तार, बांसुरी के अंदर की हवा कंपित होती है और हम लोगों को साउंड सुनाई देता है। हारमोनियम, हारमोनियम के अंदर हारमोनियम की रीड होती है, उसकी वजह से हम लोगों को आवाज सुनाई देती है। और सितार होता है, उसमें भी तार होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग ध्वनि की चाल, जो ठोस में कितनी होती है, द्रव में कितनी होती है, सर्वाधिक और कम। वैसे तो एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में देखा तो सारा बहुत डिटेल में दिया हुआ है ना, ध्वनि की चाल, लेकिन हम लोगों को सारी याद नहीं रखनी है कि किसमें कितनी होती है। हम लोगों को सिर्फ सर्वाधिक और कम वाली याद रखनी है। सर्वाधिक ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में, सबसे कम ठोसों की बात करें तो पीतल में। द्रव में बात करें तो सर्वाधिक समुद्री जल में और सबसे कम मेथेनॉल में। और गैसों में बात करें तो सर्वाधिक H2 यानी हाइड्रोजन और सबसे कम SO2। अब हम लोग आगे देख लेते हैं रडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार के आविष्कारक कौन है, टेलर और लियो यंत्र। यहाँ पर यंत्र इनका नाम है। रडार एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों द्वारा अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के वेग, दूरी, दिशा व उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है। यानी वायुयान के वेग, दिशा, दूरी, आकाश में जो चीजें हो रही है ना, सोनार समुद्र के लिए और रडार आकाश के लिए। रेडियो तरंग की गति कितनी होती है, तो 1,86,999 मील पर सेकंड होती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और मिश्रित आवृत्ति की ध्वनि को नोड यानी कि स्वर कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं शोर यानी कि नॉइज क्या होता है। जो ध्वनि कान को सुरीली ना लगे, संगीत को छोड़कर, वो शोर कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उच्च रक्तचाप होता है, हृदय रोग हो सकते हैं, कानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि कान के पर्दे वगैरह फट सकते हैं, और श्रवण क्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि हमारी जो सुनने की कैपेसिटी होती है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कणों के कंपन के आधार पर ध्वनि तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी आती है अनुदैर्ध्य तरंगे। वन बाय वन करके इनकी डेफिनेशंस को समझेंगे कि क्या होती है ये। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कंपन ऐसे हो रहा है, संचरण ऐसे हो रहा है, जैसे प्रकाश तरंगे, तनी हुई डोरी में संचित ऊर्जा आदि। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा में ही होते हैं, यानी कंपन भी ऐसे और संचरण भी ऐसे, उसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ध्वनि वाला। इस क्लास के बाद में आप लोगों को इसका टेस्ट मिलेगा और 2 या 3 टॉपिक ही बचे हैं फिजिक्स के, उसके बाद में हमारी बायोलॉजी हमारी जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसकी PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।